तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। यूएनओ पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को अभी सामने यूएनओ की फुल फॉर्म भी पता नहीं चली। तो खैर हम लोग इसका एक पार्ट बना चुके हैं, उसमें हमने इसकी बैकग्राउंड की बात की है कि यूएनओ क्यों बना, क्या मकसद थे इसके यूएनओ के। इसके बारे में बहुत सारा हमने डिस्कशन किया है। करीब 25 से 30 मिनट की भी वीडियो है जिसको हमने नाम दिया है यूएनओ की सीरीज़ में पार्ट 1। ये प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को हमने नाम दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको ना केवल यूएनओ पढ़ाएंगे, WTO और गेट क्या होता था ये पढ़ाएंगे, इसके अलावा बहुत सारी जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, IFC है, इन सब के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ साथ आगे समय मिला तो क्या है सार्क और क्या है ब्रिक और क्या है ब्रिक्स, है ना, क्या है नाटो, क्या है यूरोपीय यूनियन, इन सब के बारे में एक एक करके आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इसकी जो शुरुआत हमने की है वो की है यूएनओ से। इसका हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हमने यूएनओ के बारे में काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा की है। अब इसी के सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं बिना कोई समय गंवाए। इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि अटलांटिक चार्टर क्या था, तो वाशिंगटन USA सम्मेलन क्या था, मास्को घोषणा क्या थी, याल्टा सम्मेलन क्या था, और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या था, किसने। हाँ रावी, आप बताएंगे यूएनओ शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? हाँ वेरी गुड, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूएनओ शब्द का इस्तेमाल किया। कहाँ पर? ना, अटलांटिक चार्टर में ये हुआ था कि भाई एक वैश्विक व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ था अभी आगे बात करेंगे। अच्छा देखो, ये तो आपको पता ही है कि यूएनओ में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 6 हैं, है ना। महासभा क्या होती है, सुरक्षा परिषद क्या होती है, इसके अंदर और जाएंगे हम, इसके अंदर और जाएंगे ताकि आप चाहे वनडे का एग्ज़ाम देना, चाहे IAS का एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद ये मत कहना सर मैं 2 नंबर से रह गया, है ना। एक्चुअली रहते तो आप 10-12 नंबर से हो, लेकिन कहते यही हो क्या, 2 नंबर से रह गया। ओके, सभी का है, सभी जान गए हैं कि 2 नंबर से नहीं 10-12 नंबर से रह गया होगा। ओके चले आगे, तो कोशिश करेंगे कि आप 10-12 नंबर से ना रहें। तो थोड़ा सा यहाँ शो करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में इसको यूनो कहा जाता था। मैंने सरदार पटेल जी का एक भाषण सुना, क्लिप मिल गई कोई, तो वो यूएनओ कह रहे थे, यूनो तो यूं नहीं कहा जाता होगा अब, लेकिन अब इसको कहा जाता है यूएनओ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। इसमें पार्ट 1 में काफ़ी डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा। तो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उस फर्स्ट वर्ल्ड वार की खात्मे के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना। क्या था ये लीग ऑफ नेशंस? इसे आप यूएनओ का पूर्ववर्ती भी कह सकते हो। पूर्ववर्ती माने पहले का। यूएनओ इसकी जगह, लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गई, उसकी जगह फिर बना था यूएनओ। तो ये एक ऐसा संगठन था दुनिया में, ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मकसद था कि दुनिया में 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जो आपसी विवाद हैं, टकराव हैं, मुद्दे हैं, उनको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना, ताकि भविष्य में देशों में किसी तरह का झगड़ा ना हो, दुनिया को कोई युद्ध ना बर्दाश्त करना पड़े। तो 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बना था, इसलिए इसको हम कहते हैं वार चाइल्ड, इसको कहते हैं युद्ध की संतान, वार चाइल्ड, ठीक है। इसके गठन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो वुडरो विल्सन की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। इस युद्ध को ख़त्म करने में, या 2 पक्ष जो थे जो युद्ध में आपस में भागीदारी कर रहे थे, उनको समझाने में और युद्ध विराम कराने में, युद्ध को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो वुडरो विल्सन की थी। इनको कहा जाता है ईमानदार दलाल। क्या कहा जाता है? ईमानदार दलाल। और वाकई में ईमानदार थे। इन्होंने इसमें अपना कोई हित नहीं साधा, बस ये कोशिश की कि युद्ध रुक जाए और उसके बाद दुनिया को फिर कोई नया युद्ध ना बर्दाश्त करना पड़े। अच्छा, यही वो युद्ध था जिसने दुनिया की आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र था वो यूरोप से हटा करके अमेरिका की तरफ को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका मीन्स USA की तरफ को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो यूरोप एक्सपोर्टर था, जो यूरोप जो था वो एक्सपोर्टर था, पूरी दुनिया उस यूरोप की तरफ आकर्षित होती थी। इस वार ने उस यूरोप की अर्थव्यवस्था की कमर ऐसी तोड़ी कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में, दुनिया की राजनीति के केंद्र में अमेरिका आने लगा। क्योंकि ये युद्ध जो था, अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका शामिल नहीं था, ना ही उसकी ज़मीन पर युद्ध लड़ा गया। इस वार में अमेरिका ने, जो दोनों पक्ष थे, सभी को हथियार बेचे, सभी को ज़रूरत की चीज़ें बेची, और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, उद्योग धंधे थे, यहीं से बूम करने लगे। वो आज भी ऐसे ही, जब भी युद्ध होता है, अमेरिका उस युद्ध में लड़े या ना लड़े, अमेरिका को फ़ायदा ज़रूर होता है, ठीक है ना। चाहे सीधे रास्तों से या छुपे रास्ते, इसराइल गजा पर हमले कर रहा है, अमेरिका के हथियार खूब बिक रहे हैं, जर्मनी के हथियार खूब बिक रहे हैं, समझ रहे ना। फ़ायदा किसको हो रहा है? हथियार गोला बारूद बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। खैर, तो वुडरो विल्सन को कहा गया था ईमानदार दलाल। अच्छा, अब
अंध महासागर में आपको पता है कनाडा किसके, यूएसए और कनाडा किसके किनारे हैं? यूएसए और कनाडा के ईस्ट में जो है अटलांटिक ओशियन है और वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा का जो ईस्ट कोस्ट है वो है अटलांटिक ओशियन वाला, अंध महासागर वाला। तो कनाडा में अंध महासागर के किनारे एक शहर है न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पर मुलाकात होती है एक जहाज में, एक शिप में, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच में। अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? रूजवेल्ट, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। ये मुलाकात होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 14 अगस्त 1941 को एक शिप में, अंध महासागर में, न्यू फाउंडलैंड के पास। कहाँ पर? कनाडा में। कहाँ पर? अंध महासागर में। इसमें इन दोनों के बीच में एक सहमति होती है, उस सहमति को उन्होंने नाम दिया चार्टर। इन दोनों के बीच में एक समझौता, एक आम राय होती है। इस समझौते या इस आम राय को उन्होंने नाम दिया चार्टर। अब चूंकि ये अंध महासागर में ये चार्टर हुआ था, इसलिए प्रेस ने, पत्रकारों ने, बाद में इन्होंने खुद ने भी इसको नाम दिया अटलांटिक चार्टर। यूएनओ के गठन की जो शुरुआत हुई बेटा वो यहीं से हुई। क्लियर है बात? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? जीशान। बात समझ में आ रही है? तो अटलांटिक चार्टर जो था, यहीं से यूएनओ जो है वो जन्मा। चीज़ों को ध्यान से सुनना, फिर तुम 12 नंबर से नहीं रुकोगे। चलो तुम्हारी भाषा में कहते हैं 2 नंबर से रुकना है ना, फिर तुम 2 नंबर से नहीं रुकोगे। चीज़ों को ध्यान से सुनो, आप इनको ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद एक बार फिर इनको लिख लो, फिर कहीं नहीं जाती चीज़ें, वो कहीं जाती नहीं। मैंने भी ऐसे किया है। मैं अब एक आध साल बाद, अब देखो अगले साल आएगा ये टॉपिक फिर से मेरे सामने, मैं आपको पढ़ाने के लिए, फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा, फिर पढ़ा दूंगा। सारी कहानियाँ मेरे दिमाग में बंधी हुई है। मैं क्या भूलूंगा? मैं ये भूलूंगा कि अटलांटिक चार्टर की डेट क्या थी, 14 अगस्त। वैसे ये भी नहीं भूलता मैं, क्योंकि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए मुझे एक दिन पहले ही याद रहता है, 1941 में। ठीक है ना? तो अब ये डेट आपने लिख लेनी है। कहानी मैं आपको इस तरह सुना रहा हूँ, आपको भूलने का मतलब ही पैदा नहीं होता। ओके, बहुत सी किताबें मैं पढ़ के आया हूँ, उनका सार मैं आपको सुना दे रहा हूँ। तो हमारी एक स्टूडेंट थी ना, तो मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ, अगर तुम देखो तो मुझे फ़ोन जरूर करना, श्वेता राजपाल। तो उसने एक बार कहा कि सर हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा, हमारे नंबर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारी किताबें पढ़ के आते हो, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं और हमारे पास वो किताबें हैं नहीं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ के आते हो, वो कहानी आप सुनाते हो, कहानी लिखाते तो हो नहीं, आप शॉर्ट नोट्स दिखाते हो, वो कहानी आप सुनाते हो, सुना के चले जाते हो। 2-3 महीने तक तो वो कहानी हमें याद रहती सर, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो श्वेता, तुमको किसी ने रोका है क्या? तुम भी खरीद लो वो किताबें। मगर सर हम इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे, हमें क्या पता इसमें क्या पढ़ना हो क्या छोड़ना। तो तुम्हारा दर्द सही है, मैं सहमत हूँ इस बात से। तुम्हारी ये बात जो है मेरे दिल को चुभी, और उसके बाद फिर मैंने जो है कि डिसीजन लिया कि अब मैं श्वेता राजपाल के लिए यूट्यूब पे आऊँगा। अब सुनो कितनी कहानियाँ सुनोगे, जब भूल जाओ फिर से सुन लेना, जब भूल जाओ फिर से सुन लेना। ठीक है, अभी अमर हो गए। ओके, तो तुम सभी श्वेता राजपाल हो, है ना? ओके, समझ गए ना? श्वेता, अगर तुम इसको सुनो तो मुझे बताना ज़रूर कि तुमने सुन लिया, और इसी से पता चल जाएगा तुम वीडियो देख रही हो या नहीं देख रही हो। ओके, तो सर ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। ओके, तो अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को हुआ न्यू फाउंडलैंड पर एक शिप में, और इसमें यूएसए और ब्रिटेन ने बताया कि हम युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। यहीं से एक्चुअली यूएनओ के गठन की शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें ही यूएसए ब्रिटेन बताते हैं कि हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, मकसद क्या है हमारा युद्ध लड़ने का। यूएसए और ब्रिटेन ने अपने युद्ध के उद्देश्य जो थे वो घोषित किए। क्या थे? अच्छा, किसके बीच में हुआ? चर्चिल ब्रिटेन का और रूजवेल्ट जो था वो यूएसए का। क्या थे युद्ध के उद्देश्य? युद्ध के उद्देश्य ये थे कि दुनिया को हमने नाजी अत्याचारों से बचाना। नाजी पार्टी किसकी थी? जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की, उस पार्टी का नाम था नाजी। तो उसने कहा हमने दुनिया को, भाई नाजियों अत्याचार, ये आरोप लगाया कि नाजी जो है अत्याचार कर रहे हैं। भाई तुम मुझे मारने लगो अचानक, तो लोग समझे क्यों मार रहे हो, अपने टीचर को क्यों मार रहे हो? तो तुम बताओगे ना कि ऐसे जाली में अत्याचारी हैं, हमें संसार से इनसे मुक्ति दिलानी है इसलिए मार रहे हैं। बताना तो पड़ेगा ना भाई, मैं कुछ भी करूं जो सामाजिक नजरिए से ठीक ना हो तो मुझे बताना पड़ेगा क्यों मार रहा हूँ। भाई गुरुजी मार रहे हैं बच्चे को, क्यों मार रहे हो? भाई नौ का पहाड़ा नहीं सुना पाया। अच्छा हाँ ठीक है, और मारो। समझ रहे ना? तो अरे कक्षा 5 में आ गया, नौ का पहाड़ा नहीं सुना पाया, मारो भाई मारो। गुरुजी भले गुरुजी अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहे हो, है ना, और उसे पता है नौ का पहाड़ा नहीं सुना पाएगा, लाओ सुना भाई, नहीं सुनाया तो हाथ साफ कर लेंगे, है ना। खैर है भाई, तो गुरुजी लोग नाराज मत हो ना, अब तो खैर हम लोग नहीं मार रहे हैं ना। तो यूएसए ब्रिटेन ने अपने युद्ध के उद्देश्य घोषित किए। क्या घोषित किए? कि दुनिया को नाजियों के अत्याचारों से बचाना है, यानी कि हिटलर के अत्याचारों से बचाना है। गौरी पता नहीं अपने स्कूल डेज में चली गई क्या? कहाँ चली गई आप? यहीं आ जाओ, लौट के आ जाओ। हमने दुनिया को भयमुक्त करना है। भयमुक्त विश्व का मतलब ये है कि भविष्य में दुनिया में कोई देश, कोई नागरिक किसी से डरे ना।
युद्ध की आशंका समाप्त हो जाए, ठीक है ना। भयमुक्त विश्व हम बनाएंगे, हम जो है लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। लोकतंत्र की स्थापना करने का मतलब ये है कि सभी लोगों को अपनी अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा, सभी को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा। हम जो है पूरी दुनिया में शांति की वृद्धि करेंगे, पीस को बढ़ावा देंगे, है ना। दुनिया में घुमा फिरा के बातें वही हैं, युद्ध को रोकना या शांति को हम बढ़ावा देंगे। हम निजीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मैं रुकूंगा। हम निजीकरण और आर्थिक सहयोग पर बढ़ावा देंगे। आर्थिक सहयोग का मतलब तो जैसे आज आप WTO है ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, IFC, ये सब क्या कर रही हैं, ब्रिक्स बैंक आपने बनाया, क्या कर रही हैं, ये सब एक दूसरे देशों के बीच में कॉपरेशन को ही बढ़ावा दे रही हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे रही हैं। कर्ज लो, इन्वेस्ट करो, कमाओ, कर्ज लो, इन्वेस्ट करो, कमाओ, ब्याज दो, जिससे लोगों का भला हो, बैंकर्स का भी भला हो, लोगों का भी भला हो, जो फर्म है जहाँ से कर्ज जुटाया जा रहा है उनका ही भला हो, ठीक है ना। निजीकरण आप जानते ही हो, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सरकार सारे काम सरकार ना करे। ऐसा नहीं कि सरकार हट जाए और प्राइवेट जो व्यापारी हैं उनके हाथ में जो है जनता की किस्मत सौंप दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप व्यापारी के हाथ में जनता की किस्मत नहीं सौंपेंगे। व्यापारी तो लगातार और बढ़े और बढ़े और बढ़े इसकी कोशिश करता है ना भाई। 8 घंटे की ड्यूटी में भी लोग चाहते हैं 9 घंटे काम कर ले, 10 घंटे काम कर ले, है ना, होता है ना। लेकिन सरकार कहते हैं भाई 8 घंटे तो 8 घंटे, और सरकार सैलरी भी अच्छी देती है। सरकार जो है आदर्श नियोक्ता है। आदर्श नियोक्ता का मतलब कि इससे बड़ी अच्छी नौकरी कहीं होती नहीं है, क्योंकि आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, वो बढ़ती रहती है। आपको कोई ऐसी बेवजह धमका नहीं सकता कि नौकरी छीन लूँगा, गलत काम करोगे तो फंसोगे, हर जगह फंसोगे। लेकिन सरकार जो है आदर्श नियोक्ता होती है, उसे होना भी चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर को वर्कर कम मिले। अब जब वर्कर कम मिलेगा तो लोग कहेगा भाई इतने इंक्रीमेंट ले लो, इतनी ज़्यादा सैलरी ले लो, चलो 10 घंटे काम मत करना, 9 घंटे कर लेना, चलो भाई आपका भी भविष्य निधि खाता खुलवाए थे, आपका ये कर, चलो हफ्ते में 2 छुट्टी दे देंगे, है ना, मैटरनिटी लीव भी देंगे और मेडिकल लीव भी देंगे, है ना। अब जब आप यही समझो ना, जब माल का कोई खरीदार नहीं होगा तो कीमत तो उसकी गिरी जाएगी ना। उसी तरह से हम लोग, हमारा श्रम, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको उड़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फावड़ा नहीं चला रहा, लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूँ सर, है ना। हम सब मजदूर हैं, सब मजदूर हैं। कोई बड़े लेवल का मजदूर है, कोई छोटे लेवल का मजदूर है, कोई नाली साफ कर रहा है तो कोई PMO में बैठा, लेकिन हाँ हम सब मजदूरी तो है, हम सब श्रम कर रहे हैं, उस श्रम के बदले में पैसा मिल रहा है ना। तो अब अगर इस श्रम की कोई वैल्यू ना हो, है ना, सारे व्यापारी जो है कि सरकार पीछे हट जाए, सारे व्यापारी एकता कर लें कि 10 रुपये से ज़्यादा देने ही नहीं है, फिर क्या होगा। अब उसी में सरकार आती है कि हम देंगे 15 रुपये, तो फिर दूसरे को 16 रुपये देने पड़ेंगे ना। यही MSP है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। अच्छा, पैदावार ज़्यादा हो गई, फसल का रेट गिर रहा है ना, चलो इतने में हम खरीदेंगे। अब जो निजी व्यापारी है ना, अगर गेहूँ 3000 रुपये सरकार खरीदी है तो भाई साहब उसे 3001 रुपये में खरीदना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिला। क्यों, कोई सस्ता क्यों बेचेगा 2900 रुपये में। और अगर ये MSP ना हो, 2000 रुपये ले लो, 1500 रुपये ले लो। इसमें नमी है, इसमें कूड़ा है, इसमें ये है, इसमें वो, समझ रहे ना सर। तो कहाँ चले गए, लौट के आते हैं अपने मुद्दे पर। तो क्या था मैंने, निजीकरण और आर्थिक सहयोग। पूरी दुनिया में सभी सरकारें जो हैं मिलजुल कर, आर्थिक सहयोग का मतलब है कारोबार में, व्यापार में, रिसोर्सेज में सब मिलजुल कर सहयोग करें, सबकी पहुंच एक दूसरे तक हो। और निजीकरण, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण निजीकरण, लेकिन जो है कि सरकार को ऐसे मामले जहां पर प्राइवेट सेक्टर बेहतर काम कर सकता है उसको सौंप देने चाहिए, है ना, ठीक है साहब। निजीकरण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देंगे, सभी को व्यापार की सुविधा मिलेगी, सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा मिलेगी, है ना। WTO की जो जड़ें हैं वो भी तो यही हैं, गेट की जड़ें भी यही हैं। आप देखो ना भाई, सभी देशों को व्यापार की सुविधा, आर्थिक सहयोग और निजीकरण कौन कर रहा है, WTO ही तो कर रहा है। उससे पहले का गेट कर रहा था, उसकी जड़ें भी यही हैं। अब तुम सुनो ना ध्यान से, या तुम्हारे अंदर ये क्षमता ना हो इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने की, फिर क्या होगा। सभी को व्यापार की सुविधा मिले, कच्चे माल तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, है ना, वही झगड़ा है, कच्चे माल का झगड़ा था, सभी की पहुंच होनी चाहिए। और बिना संबंधितों की सहमति के सीमा परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये क्या है कि दो देशों के बीच में आपस में झगड़ा, ऐसा नहीं है कि साहब एक देश आया और उसने मनमर्जी तरीके से अपनी सीमा, हटो यहाँ से हटो, जैसे रूस कर रहा है ना यूक्रेन पे कि यहाँ तक मेरा, क्रीमिया मेरा, यूक्रेन पीछे हट जाए। चाइना कर रहा है ना आसपास के देशों पे, यहाँ तक मेरा, जैसे चाइना दावा करता ना अरुणाचल प्रदेश पे कि ये तो साहब लद्दाख है, ये हमारा है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी थोड़ी चलाओगे। आज से 2000 साल पहले के नक्शे ला रहे हो ढूंढ के कि ये हमारा, तो हमारा कनिष्क ने भी तो कब्जा कर लिया था पूर्वी चीन पर, नहीं कर लिया था, तब उसको नींद आ रही है। अच्छा ध्यान से सुन लिया था उसको, मुझे लग रहा नींद आ रही है। तो कनिष्क ने भी तो पूर्वी चीन पर कब्जा कर लिया, दे दो हमें पूर्वी चीन, है भाई। औरंगजेब ने, अशोक ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, दे दो हमें अफगानिस्तान, दे दो हमें। चोलों ने पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन यहाँ पर कब्जा कर लिया, दे दो हमें। तो वो तो अतीत हो गया ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसने कहा
कि बिना दो देशों की सहमति के बिना किसी भी देश की सीमा परिवर्तन होना नहीं चाहिए, अवैध अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, शांति को बढ़ावा, मैं 2 बार लिख दिया कोई बात नहीं, भूल जाऊंगा, शांति को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये था साहब आपका अटलांटिक चार्टर। ठीक है, इन दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किए और दुनिया को बताया कि हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, हम क्या पाना चाह रहे हैं इस युद्ध के बाद। इसी में किसका जन्म हुआ, यूएनओ का, इसी में जन्म हुआ WTO का। ठीक है, अब चलिए साहब आगे चलते हैं। अब इसके बाद 4 जनवरी 1942 को यूएसए के शहर या यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। सम्मेलन या बैठक, दुनिया के बहुत से देश इसमें आते हैं, 26 राष्ट्र, दुनिया के 26 राष्ट्र यहाँ पर आपस में मिलते हैं। अमेरिका ब्रिटेन तो थे ही थे उसमें, वो तो यूएनओ अगर आप बारात कह लो तो उसमें वो दूल्हा थे, यूएसए ब्रिटेन। तो वाशिंगटन यूएसए में 4 जनवरी 1942 को 26 देश मिलते हैं और उन्होंने अटलांटिक चार्टर की सपोर्ट कर दी कि हाँ भाई ठीक है, अभी सिग्नेचर नहीं हुई इस पर, अटलांटिक चार्टर का समर्थन कर दिया कि हाँ भाई चलिए मसला जो है वो सही है, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, ये काम होनी चाहिए, ये जो तुम कह रहे हो ना ये काम होने चाहिए, इस मसले को आगे बढ़ाओ। तो इन्होंने अटलांटिक चार्टर का समर्थन किया और कहा भाई ये जो सारे काम हम बता रहे हैं ना, जिसकी हमने घोषणा की है किसमें, अटलांटिक चार्टर में, इसके लिए एक संस्था बनेगी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूएनओ शब्द इसी वाशिंगटन सम्मेलन में किसने दिया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। और इन सभी 26 देशों ने वाशिंगटन सम्मेलन में यूएनओ का ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट समझते हैं ना, कच्चा खाका, कि भाई कैसे होगी ये संस्था, इसका रूप क्या होगा, किस तरह से काम करेगी, जो उसका प्राइमरी खाका है या उसका ड्राफ्ट है या प्रारूप है वो बन गया। जब मैं कहते हैं ना भाई कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी, संविधान सभा की वगैरह वगैरह ना, तो यूएनओ का ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया इसमें। और इसी में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, इसका नाम होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 30 अक्टूबर 1943 को रूस के शहर मॉस्को में सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन, ये डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ मॉस्को में, उसको हम लोग कहते हैं मॉस्को घोषणा। बात समझ में आ रही है, मॉस्को में हम लोग मिलते हैं, मॉस्को में डिस्कशन हम लोग करते हैं, इसमें जो अनाउंसमेंट हुआ उस अनाउंसमेंट को हमने नाम दे दिया मॉस्को घोषणा। कब, 30 अक्टूबर 1943 को। मैंने लिखा है पुनः विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना सुनिश्चित करने वाली संस्था की फॉर्मेशन पर जोर दिया गया। यानी कि एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया में शांति और व्यवस्था कायम रहे, झगड़े ना हो, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कम आता है लेकिन वो कभी कभी सीक्वेंस में पूछ भी लेता है भाई। यानी कि इसमें नया काम क्या हुआ कि हाँ साहब ये ऐसी कोई संस्था बननी चाहिए। दूसरी बात, यहीं पर पहली बार जो है वो यूएनओ के उद्देश्यों का ड्राफ्ट बनाया गया। अभी आप देखो इसने अटलांटिक चार्टर में क्या कहा है कि युद्ध के क्या उद्देश्य हैं ना, फिर आप वाशिंगटन में क्या है भाई, यूएनओ बनेगा, यूएनओ बनेगा। अब मॉस्को में क्या कहा भाई, इसके उद्देश्य क्या होंगे, यूएनओ के उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों का ड्राफ्ट बनाया गया। आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना बेटा, तो इन चीज़ों को तो और शॉर्ट में लिखना, आपने ध्यान रखना बेटा, है ना, बिना मेहनत किए काम नहीं बनेगा। इन चीज़ों को और शॉर्ट में लिखना है, साथ ही साथ ये भी लिखना अटलांटिक चार्टर, अच्छा WTO, यूएनओ का बैकग्राउंड, उसका जन्म, है ना। फिर आ गए आप कहाँ पर आ गए, वाशिंगटन सम्मेलन, अच्छा रूजवेल्ट, खाली रूजवेल्ट लिख दो, रूजवेल्ट यूएनओ लिख दो, खाली रूजवेल्ट यूएनओ लिख दो, आपका काम चल जाएगा। फिर आ गया मॉस्को घोषणा, उद्देश्यों का ड्राफ्ट, किसके उद्देश्यों का ड्राफ्ट, यूएनओ के उद्देश्यों का ड्राफ्ट। कब, 30 अक्टूबर 1943। ठीक है, अब आगे चलें। अब यहाँ पर कौन कौन खास बाराती कौन थे इसमें, यहाँ पहली बार यूएनओ के उद्देश्यों का ड्राफ्ट बना और इसमें कौन थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस। ठीक है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस, ABCR। ठीक है, उसके बाद क्रीमिया का शहर है याल्टा, वहाँ पर सम्मेलन होता है ना, क्रीमिया का शहर है याल्टा। मैं डेट लिखना भूल गया, आप लोग डेट लिख लेना इसकी, कब हुआ ये, क्रीमिया का शहर है याल्टा, यहाँ पर बैठक होती है और इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ने, इन 3 देशों ने मिलकर के यूएनओ का फाइनल ड्राफ्ट बनाया, है ना। पहला ड्राफ्ट कहाँ बना, मॉस्को में, इसका फिर याल्टा में फाइनल ड्राफ्ट कहाँ बना, इसका फाइनल ड्राफ्ट कहाँ बना, याल्टा, क्रीमिया में। उसके बाद 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है, सेमिनार होता है। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में बैठक होती है, सेमिनार होता है और उसमें क्या होता है, 5 देश हैं, कौन, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस। इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उस ड्राफ्ट को नाम दिया गया यूएनओ चार्टर। जैसे हमारा संविधान है ना, संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, संविधान हमारा लागू हो गया। तो आप देखो ये जो अटलांटिक चार्टर था ना, ये जो अटलांटिक चार्टर था, इसका जो नया रूप आया, कुछ घटा के कुछ बढ़ा करके मॉस्को में, वो आया यूएनओ के उद्देश्यों का ड्राफ्ट, यूएनओ के उद्देश्यों का ड्राफ्ट आया। फाइनली
ये और फाइनल हुआ आगे जाकर के कहाँ पर, याल्टा क्रीमिया में। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में इस ड्राफ्ट पर, यूएनओ के ड्राफ्ट पर डिस्कशन करने के लिए बैठक हुई और ये ड्राफ्ट बनाया किसने था, 5 देश थे, ब्रिटेन, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस। इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट को हमने यूएनओ का संविधान का नाम दिया, यूएनओ को संविधान या यूएनओ चार्टर नाम दिया। और इस यूएनओ चार्टर पर जो है कि 50+1 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर से बता दूं, यूएनओ चार्टर कब अस्तित्व में आया? अटलांटिक चार्टर और यूएनओ चार्टर दोनों अलग अलग हैं। हालांकि यूएनओ चार्टर की जड़ अटलांटिक चार्टर में ही है, लेकिन फाइनली यूएनओ का जो संविधान, यूएनओ के मकसद या यूएनओ के लक्ष्य या उद्देश्य जो तैयार हुए और जिन पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए, वो कहाँ किए? सैन फ्रांसिस्को में। इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? अटलांटिक चार्टर में। और ये कब बनकर तैयार हुआ, कब अस्तित्व में आया? यूएनओ कब अस्तित्व में आया? सैन फ्रांसिस्को में। इसमें लिख भी देता हूँ मैं, यूएनओ इसी में अस्तित्व में आया। देखो वो क्वेश्चन पूछता है ना, तो घुमा फिरा के पूछता है, अस्तित्व में आया। यूएनओ जो है यहाँ पर अस्तित्व में आ गया कब? 25 अप्रैल 1945 को। क्यों अस्तित्व में आया? कि इसके चार्टर पर या यूएनओ चार्टर पर या यूएनओ की घोषणा पर 50+1 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब मैं इसको 50+1 क्यों कहा इस सम्मेलन में? क्योंकि जो पोलैंड है ना, पोलैंड, वो उसने आना तो था इस सम्मेलन में, लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं पाए, उसके प्रतिनिधि आ नहीं पाए। लेकिन एक आध महीने बाद उन्होंने भी इस पर सिग्नेचर कर दिए गए, तो पोलैंड को भी इसका संस्थापक सदस्य कहा जाता है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये तो है ही हैं, है ना। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। इन सभी में भारत भी शामिल है। क्यों? क्योंकि अगर इंग्लैंड शामिल है तो इसका मतलब भारत शामिल है ही, क्योंकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ ना। भारत का मतलब इंग्लैंड, उस समय भारत का मतलब इंग्लैंड होता था, है ना। तो हमने देखे यूएनओ तो बना 1945 में, और जब शुरू में हमने तैयारी शुरू की, जब तुम्हारी उम्र में थे, भारत कैसे संस्थापक सदस्य हो जाएगा? क्वेश्चन आया कि भारत इसका संस्थापक सदस्य था। हाँ भी, भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ नहीं था। हाँ भी नहीं था। अरे ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। आंसर शीट आई तो यार, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत दिया है इन्होंने, आपत्ति लगाओ। लेकिन एक्चुअली ये है कि भारत जो था इंग्लैंड का अंग था, इसलिए इन सभी में भारत, यूएनओ हो, यूनिसेफ हो, WTO हो, इन सभी का भारत जो है वो फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य है। तो 50 देश और उसके बाद +1 पोलैंड ने कुछ समय बाद इस चार्टर पर, जिसे आप यूएनओ चार्टर कहते हो, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और भारत भी हस्ताक्षर में शामिल था। क्यों? क्योंकि भारत जो था वो इंग्लैंड का अंग था। ठीक है ना। अब इसी में जो 25 अप्रैल 1945 को जब यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करने की घोषणा कर दी गई और यूएनओ अस्तित्व में आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। अब यहाँ से भारत के जो प्रतिनिधि थे, भारत के मतलब भारत से गए वो थे वो इंग्लैंड के प्रतिनिधि, लेकिन भारत से किसको भेजा गया था? भारतीय इलाकों से किसको भेजा गया था? इंग्लैंड ही भेजा था। कौन थे ये? आर मुदालियर, BT कृष्णमाचारी और फिरोज खां नून। ये सवाल अक्सर आता है। आर मुदालियर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जहां पर यूएनओ अस्तित्व में आया, उसमें भारत से जो गए थे वो थे आर मुदालियर, BT कृष्णमाचारी और फिरोज खां नून। अब ये चार्टर लागू होता है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 देखो, सैन फ्रांसिस्को भी में कब हो गया फाइनल? इस चार्टर पर हस्ताक्षर कब हो गए? 25 अप्रैल 1945 को। ठीक है ना। लेकिन यूएनओ अस्तित्व में आ गया, लेकिन फाइनली यूएनओ ने जो काम करना शुरू किया है वो 24 अक्टूबर 1945 को काम करना शुरू किया। इसीलिए हम जो हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? हर साल 24 अक्टूबर को। मैंने लिखा ना, यूएनओ डे। अब इसकी महासभा की पहली बैठक हुई 10 फरवरी 1946 को। अब क्या है महासभा, क्या है आम सभा, क्या है सुरक्षा परिषद, क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सब की बातें हम करेंगे तीसरे पार्ट में। थैंक यू।